प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से आज इस वीडियो में फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं कंप्लीट आज पॉइंट वाइज बताया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए जिससे कि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो ढेर सारे पॉइंट्स प्यारे बच्चों आज हम बताएंगे। फिजिक्स का कंप्लीट जितना भी सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, जितने पॉइंट्स बताएंगे वो सब आप तैयार कर लीजिएगा। और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, सारे बोर्ड एग्जाम जस्ट अभी स्टार्ट होने वाले हैं। आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि पूरा सिलेबस तैयार करें। समस्याएं तो आएंगी, पढ़ने की इच्छा नहीं करेगा, इच्छा करेगा मोबाइल देखें, इच्छा करें सोएं, लेकिन आज आपको जागना पड़ेगा प्यारे बच्चों, हिम्मत करके जागना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा। कोचिंग में, फाउंडेशन क्लासेस में, क्लास 12th में सभी टीचर ने, चाहे वो मैथ के टीचर हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायोलॉजी के हों, चाहे हम हों फिजिक्स हों, तो कंप्लीट सिलेबस एक एक लाइन सीक्वेंस से पढ़ाया गया है। अब जरूरत है उसको तैयार करने की। तो इस वीडियो से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, पॉइंट वाइज पूरा क्या क्या डेरिवेशन आएंगे, किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके सामने से जब गुजरेगा तो आप उसके एनालिसिस कीजिए। मेरा ये पॉइंट छूटा तो नहीं है, ऐसा तो कि मैं तैयार नहीं हमने किया। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों मित्रों में खूब शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सबको बेनिफिट मिले। और जो बच्चे चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि ऐसे वीडियोस जो भी अपलोड हों तुरंत उसका नोटिफिकेशन उनको मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में 4 सेक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स। इसी सीक्वेंस में पूरा पॉइंट वाइज सारे पॉइंट्स आपको एक तरफ से पूरा वीडियो आपको देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो को भगाना नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। इस आप एनालिसिस कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका तैयार नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पहला पॉइंट, डेरिवेशन ऑफ टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को थीटा डिग्री आप जब रोटेट करा के छोड़ देते हो तो डाइपोल पे एक टार्क लगता है। और डाइपोल पे जो टार्क का फॉर्मूला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम बना के आपको कंप्लीट लिखना है एग्जाम में। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है इसका वेक्टर फॉर्म, तो टाउ इक्वल टू देखो पी क्रॉस ई होता है। इसको जरूर तैयार करना है बेटा, पी साइन थीटा को। आसान है, खूब तैयार कराया गया है सब। टाउ बराबर पीई साइन थीटा सबका तैयार भी होगा, लेकिन एक बार जरूर रफ कॉपी पे लिखिएगा। इसके बाद से डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल एंड ब्रॉड साइड पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब आप डेरिवेशन करोगे तो पहले डाइपोल के लिए डेरिवेशन आप करते चले जाओगे, लास्ट में जाकर के L इज वेरी लेस देन R करके उसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे तो शॉर्ट डाइपोल का डेरिवेशन आ जाएगा। कभी कभी बेटा शॉर्ट डाइपोल का डेरिवेशन नहीं आता है, मेन डेरिवेशन आता है, लेकिन वो प्रोसेस में ही होता है। आप डिराइव करते चले जाइए, लास्ट में जब अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो शॉर्ट डाइपोल का डेरिवेशन आपका कंप्लीट होगा। तो जिसमें एक एक्सियल पोजीशन होता है, एक ब्रॉड साइड पोजीशन होता है, जिसमें कि इंटेंसिटी का या तो पोटेंशियल का, दोनों कोई डेरिवेशन पूछ सकता है। खूब सुंदर डायग्राम बनाना है, बढ़िया से लिखना है, ये तभी आप कर पाएंगे जब इस समय आप 1-2 बार लिख करके सब तैयार करेंगे। वो भी सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करना है, दिन रात एक करके आपको तैयार करना है। अब उन बच्चों के लिए समस्या है जो बच्चे सप्ताह भर क्लास किए लेकिन उसी में बीच बीच में गैप कर दिए, किसी भी रीजन से गैप किए हों, तबीयत खराब हुआ हो और भी कोई रीजन हो, तो उनको तो थोड़ा मेहनत और ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी ये तैयार होगा। बाकी जो रेगुलर क्लास किए हैं उनको थोड़ा सा मेहनत बस कर दें, ये सारे कॉन्सेप्ट वो तैयार कर सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट अगर हमें देखो, अच्छा एक्सियल पोजिशन पे देखो ये फॉर्मूला है इंटेंसिटी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। अब ब्रॉड साइड पे जो फॉर्मूला है इसी में से देखो 2 हटा दो, देखो 2 हटा दो तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये एक्सियल पोजीशन की इंटेंसिटी है, ब्रॉड साइड की इंटेंसिटी है, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा शॉर्ट डाइपोल की इंटेंसिटी है।
ओके, अप्रॉक्सीमेशन लगाने के बाद से फॉर्मूला आता है। ये सब इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। बताओ कितने प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करना है, पूरा डेरिवेशन आपको तैयार करना है। डेरिवेशन तैयार रहेगा तो सारे फॉर्मूले तैयार रहेंगे, फॉर्मूले तैयार रहेंगे तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसको भी आप सॉल्व करोगे। ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, है ना। जिस हिसाब से क्वेश्चन उसमें आवे उतना ही आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करना है। पॉइंट वाइज हमेशा आपको लिखना है, जितना पूछे पॉइंट वाइज जरूर लिखिए, जिससे आपके फुल नंबर मिलेंगे उसमें। इसके बाद से डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन एंड ब्रॉड साइड पोजीशन ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। देख रहे हो, एक इंटेंसिटी का डेरिवेशन होता है बेटा, एक पोटेंशियल का डेरिवेशन होता है और शॉर्ट डाइपोल के लिए। तो एक्सियल पॉइंट का पोटेंशियल है 1/4πε0 P/r²। हियर P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ब्रॉड साइड पे होता है बेटा 0। ब्रॉड साइड पे 0 होता है, प्लस माइनस दोनों कट करके 0 हो जाता है। इसके बाद से देखिए फोर्थ पॉइंट, derivation of electric field intensity at outside point, surface point and inside point due to charge hollow sphere with help of Gauss theorem। Gauss theorem के हेल्प से आउटसाइड पॉइंट पर, सरफेस पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी का डेरिवेशन आता है, जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि सारे डेरिवेशन इकट्ठे पूछ दे, किसी एक पॉइंट का भी डेरिवेशन पूछ सकता है। तो जहां का पूछे उतना ही डायग्राम बना करके गॉस थ्योरम से उसको आप डिराइव कीजिए। फिर सब डेरिवेशन करने के बाद से ग्राफ आता है, देख लीजिए। तो हालो स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी 0 होता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है, बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है। एकदम आसान ग्राफ है, ये भी आपका तैयार रहना चाहिए प्यारे बच्चों। ये वीडियो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जिससे कि आपका कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। कोई पॉइंट छूट भी रहा होगा तो याद आ जाएगा इस वीडियो से कि अच्छा ये मेरा पॉइंट तो छूट रहा था, अच्छा हुआ सर ने बता दिया। ओके, और कई फार्मूला भी आपका यहां से देखिए तैयार हो रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, है ना। इसको वीडियो को आगे भगाना नहीं है, स्किप नहीं करना है। इसके बाद से डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। अब बताओ बेटा, एक होता है बेटा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एक होता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। तो जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है वो हॉलो स्फीयर के कैटेगरी में आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ये बहुत समझ करके आपको एग्जाम में करना है कि पूछ किस का रहा है। नॉन कंडक्टिंग जो सॉलिड स्फीयर होता है वो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर होता है, जिसके अंदर भी चार्ज होता है, सरफेस पर भी चार्ज होता है। लेकिन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे केवल चार्ज होता है। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर बिहेव्स एज ए हॉलो स्फीयर। तो ये देखिए आउटसाइड पॉइंट की इंटेंसिटी है, ये सरफेस पॉइंट की इंटेंसिटी है, ये इनसाइड पॉइंट की इंटेंसिटी है। इसमें जहां का डेरिवेशन आवे वही आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। ये सब एक तरफ से डेरिवेशन कराया गया है, सब आप कॉपी निकाल के देखिए, पूरा कंप्लीट डेरिवेशन आपको दिखाई देगा। इसके बाद से डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट लेंथ थिन वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, है ना। देख रहे हो, ये वायर इनफाइनाइट, लॉन्ग वायर कह देगा चाहे इनफाइनाइट वायर कह देगा, उसकी इंटेंसिटी का डेरिवेशन 1/4πε0 2 λ/r, जिसमें एक कंप्लीट एक वायर का डायग्राम बनाइए, उसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल बनाइए, उसके बाद से उस पर डीएस एरिया कट कीजिए, गॉस थ्योरम से उसको डिराइव कीजिए। ठीक है, ये तीसरा डेरिवेशन इसका हो गया। बस चौथा डेरिवेशन बेटा आता है डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट साइज थिन प्लेट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। देख रहे हो, ये चार्ज प्लेट की इंटेंसिटी है, चार्ज प्लेट की इंटेंसिटी E = σ/2ε0। तो ये चार ऐसे डेरिवेशन है गॉस थ्योरम से, जिसमें से कंफर्म एक डेरिवेशन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आपका ये नहीं तैयार है तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनता है कि अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, चाहते हैं कि मार्कशीट में हमको अच्छे नंबर दिखें, तो जरूर तैयार कीजिए एग्जाम के पहले, फिर जाइए आराम से लिख करके आइए। छूटना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, कंप्लीट पढ़ाया गया है एक तरफ से। इसके बाद से कैपेसिटेंस टॉपिक में देख लीजिए, डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r। जो एक स्फेरिकल कैपेसिटर वो होता है, कंडक्टर होता है, इसका रेडियस r है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसका कैपेसिटेंस होता है 4πε0r। इसका भी डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिएगा, पूरा नोट्स में देखिएगा, डेरिवेशन कराया गया है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन, है ना। ये टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में है, ये पैरेलल में है। सीरीज में नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस लेसर देन लिस्ट होता है, पैरेलल में ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट होता है। आसान होता है सीरीज पैरेलल। डेरिवेशन तैयार कर लेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट तैयार होगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके,
खूब न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराया गया था, हर टॉपिक के असाइनमेंट्स दिए गए हैं। इसके बाद से डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। देखिए ये एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, ये डायट्रिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। एयर के कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में इप्सिलॉन नॉट A/D आता है और डायट्रिक वाले में इप्सिलॉन नॉट A × K/D आता है। इसके बाद से ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देख रहे हो, इसमें क्या है कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन दोनों के प्लेट के बीच में पूरे एरिया में, पूरे वॉल्यूम में ये डायट्रिक ना भर करके बस T थिकनेस का डायट्रिक भरा गया है। इसी को हेट्रोजीनियस मीडियम भी कहते हैं, है ना। तो इसका जो कैपेसिटेंस है ये खूब आता है डेरिवेशन, नहीं डेरिवेशन आएगा तो इसमें न्यूमेरिकल आ जाएगा। न्यूमेरिकल आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब ये फॉर्मूला तैयार रहेगा। तो देख लो C बराबर इप्सिलॉन नॉट A/D - T + T/K। इसका डेरिवेशन भी आप तैयार कर लीजिएगा, फॉर्मूला भी याद रखिएगा। या तो न्यूमेरिकल आ सकता है या तो डेरिवेशन आ सकता है। इसके बाद से आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड सिंपल सर्किट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये 12 नंबर पॉइंट है। देखिए डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देख रहे हो I बराबर NE/VD वाला फॉर्मूला, इसमें न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। I बराबर NE/VD। ओके, ये फॉर्मूला भी याद रखिए, इसका डेरिवेशन भी तैयार कर लीजिए। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ विद हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से, इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हेल्प से ओम्स लॉ का डेरिवेशन हमने नोट्स में कराया था, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेरिवेशन होता है उसमें बीच में इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स होते हैं वहां का भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछता है। इसके बाद से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। वैसे अगर देखा जाए तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हटा दिया है, उसका कोई डेरिवेशन आपको इसे तैयार नहीं करना है, बस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको जानना चाहिए। ओके, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, जबरदस्त न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आता है। डेरिवेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो सेल होते हैं उनका डेरिवेशन आपका विशेष रूप से तैयार होना चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 सेल दे करके डेरिवेशन पूछ देता है। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट तैयार होना चाहिए। इस बात से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देख रहे हो, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r विद हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट रूल। बायो-सावर्ट रूल से एक आप सर्कल बनाइए और उसमें डीएल लेंथ कट कीजिए, उसके बाद से बायो-सावर्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद से सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर लीजिए। μ0I/2r मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है। ओके, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आया था, डेरिवेशन भी पूछ देता है, लेकिन डेरिवेशन ज्यादा कहाँ का पूछता है बताइए। ये जो सर्कुलर लूप होता है इसके एक्सिस का जो डेरिवेशन होता है वो ज्यादा आता है। हमने 3 डायमेंशनल डेरिवेशन नोट्स में कराया है, पेज पलट के देखिएगा। तो वही वाला है, देख रहे हैं बेटा। देखो, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट रूल। बायो-सावर्ट रूल से ये सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डेरिवेशन है इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। नहीं तैयार होगा तो सोचिएगा कि क्यों नहीं तैयार है, उसको तैयार कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। B बराबर μ0I/r² r² + x² पावर 3/2। हियर x इज डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सियल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट लूप। ये थोड़ा सा हार्ड फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं कई बार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप डेरिवेशन करोगे तब जाकर फॉर्मूला याद होगा, ऐसा नहीं याद होगा। तो डेरिवेशन भी तैयार हो जाएगा, फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा, जिससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से है, देखिए, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर विद द हेल्प ऑफ एम्पियर-सर्कुलर लॉ। एम्पियर-सर्कुलर लॉ के हेल्प से जो इनफाइनाइट वायर होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन B बराबर μ0I/2πr, इसका डेरिवेशन जरूर आपको तैयार करना है। इस डेरिवेशन कराया गया है। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड ड्यू टू हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। देख रहे हो, हॉलो लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो हॉलो होता है। एम्पियर-सर्कुलर लॉ से इसका डेरिवेशन, जिसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, सरफेस पे μ0I/2πr होगा और आउटसाइड पे μ0I/2π, ये आउटसाइड पॉइंट पर होगा बेटा। तो इस तरह से तीनों पॉइंट का डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना है, इसका ग्राफ भी आपको तैयार कर लेना है। उसी तरह से ये भी देखिए हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, लेकिन ये क्या है बेटा, सॉलिड है ना। कहीं लिखा होगा, देखो यहाँ सॉलिड है और यहाँ क्या है, हॉलो है। तो सॉलिड जो होता है उसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता, अंदर का मैग्नेटिक फील्ड ये है। देखिए, बहुत कम बच्चों के ये फार्मूला तैयार रहता है। ये सरफेस पॉइंट है, ये आउटसाइड पॉइंट पे है। सरफेस और आउटसाइड पॉइंट का फार्मूला सेम है, इनसाइड पॉइंट का फार्मूला ही वही थोड़ा डिफर करता है। ये आपको एम्पियर-सर्कुलर लॉ से डेरिवेशन सीखना है, एकदम गॉस थ्योरम जैसे वहाँ था वैसे यहाँ एम्पियर-सर्कुलर लॉ होता है। इसके हेल्प से ये डेरिवेशन आपको तैयार होना चाहिए। उसके बाद से इसका जो ग्राफ होता है वो भी आपका तैयार होना चाहिए।
इसके बाद से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनसाइड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ एम्पेयर-सर्टल लॉ। एम्पेयर-सर्टल लॉ के हेल्प से सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, हियर एन इज स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, है ना, टेस्ला इसका यूनिट होता है। इसका डेरिवेशन साथ में इसमें न्यूमेरिकल फार्मूला याद रहेगा, तो न्यूमेरिकल आएगा तो जरूर आप सॉल्व कर लोगे। कंपटीशन में भी आता है न्यूमेरिकल, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा इसमें न्यूमेरिकल 2-3 दे दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई की बात करें तो फैराडे लॉ जो है, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सेकंड लॉ फॉर्मूला है जिसमें E बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी होता है। इसमें न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करना है। लेंज लॉ का पूरा डिफिनेशन आपको तैयार करना है। लेंज लॉ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पूछता है ना, कि कोई कंडक्टर लूप कंडक्टर से इतने इधर जा रहा है या उसके पास आ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा। इस पर कई क्वेश्चन कराया गया था, इस पर ध्यान दे करके 1-2 क्वेश्चन जरूर कर लेना, जिससे लेंज लॉ अप्लाई करना सीख जाओ। क्या है लेंज लॉ? जिस थाली में खाओ उसी में क्या करो, छेद करो, ये तो है लेंज लॉ। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्यारे बच्चों मिलेगा। इसके बाद से कॉन्सेप्ट आप देखिए, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट पूरा, सेल्फ इंडक्टेंस का ये डेरिवेशन हमने क्लास में कराया था, इसको तैयार कर लीजिएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का क्या डायमेंशन होता है, यूनिट होता है, एसआई यूनिट एग्जाम में लिखने के लिए आता है। सेल्फ इंडक्टेंस का डिफिनेशन लिखने के लिए आता है, ये आपका एकदम तैयार रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला डिफिनेशन है उसका जो यूनिट है, ये नोट्स में हमने दिखाया था, ये विशेष रूप से तैयार करिएगा। इसमें से या तो सेल्फ इंडक्टेंस आता है या तो म्यूचुअल, कोई ना कोई एक जरूर आता है। डेरिवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्लेन सर्कुलर लूप, देख रहे हो, एक प्लेन सर्कुलर लूप का क्या सेल्फ इंडक्टेंस होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्न के देखो ये सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये डेरिवेशन आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, सब नोट्स में डेरिवेशन तैयार कराया गया है। इसके बाद से देखिए डेरिवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का ये जो फॉर्मूला है, इसका भी डेरिवेशन आपका तैयार रहना चाहिए। म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल। एल इसका एल लेंथ है, बट ये होता लॉन्ग लेंथ है, इन्फिनाइट, उसमें एल लेंथ का ये फॉर्मूला है। इसके बाद से आता है बच्चा म्यूचुअल इंडक्टेंस, टू प्लेन्स कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल जिसका रेडियस R1 R2 है, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी कई बार डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला है, ये देखिए, इसका डेरिवेशन आपका तैयार रहना चाहिए प्यारे बच्चों। इसके बाद से डेरिवेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ आता है। देखिए मोशनल ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रॉड अगर मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से l लेंथ उसका है, तो BVL इसका फॉर्मूला होता है, वोल्ट इसका यूनिट है ना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, BVL, और थीटा डिग्री पे जो मोशन होता है तो BVL साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। अभी ये BVL है। इसके बाद से ट्रांसफार्मर में जो डिवाइसेस हैं, ट्रांसफार्मर है, इस बात से गैलोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये छोटा टॉपिक है, विशेष रूप से तैयार कीजिएगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है ना। पूरा इसका डायग्राम सीखिएगा, डायग्राम बनाने के लिए आता है, वो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अलग अलग डायग्राम सीख लीजिएगा, क्योंकि नाम लेके बोर्ड एग्जाम में आता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसका डायग्राम बनाइए। अगर गलत बना देंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में थोड़ा डिफरेंस होता है डायग्राम में, वो नंबर ऑफ टर्न में एक में ज़्यादा रखा जाता है, एक में कम रखा जाता है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होने से न्यूमेरिकल आ सकता है। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न अपन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न, सेकेंडरी वोल्टेज अपन प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट अपन सेकेंडरी करंट, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखो हमने लिखा ना डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपको सीखना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपको सीखना है। टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर पूरा सीख लेना है बेटा। लॉसेस लिखने के लिए एग्जाम में आता है, जिसमें कि हिस्टैरिसीस लॉस है ना, आयरन लॉस, एडी करंट लॉस, ये सब आयरन लॉस कहलाते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है लेमिनेटेड बनाया जाता है। हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर का कोर सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। एक होता है कॉपर लॉस, जो वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो लॉसेस होते हैं उसको कॉपर लॉस कहते हैं। इसके बाद से मूविंग कॉइल गैलोमीटर है, तो मूविंग कॉइल गैलोमीटर में इसका डायग्राम सीख लीजिए। वर्किंग, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन, वोल्टेज सेंसिटिविटी का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसमें न्यूमेरिकल, ये आपका एकदम तैयार हो जाना चाहिए प्यारा बच्चों।
और मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर का एक बड़ा सा डायग्राम हमने बनवाया था, वो डायग्राम जरूर सीख लीजिए। उसमें जो मैग्नेट बनाइए वो पोल शू का इस तरह से रेडियल बनाइए। रेडियल क्यों मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है, ये सब रीजन उसमें आपको तैयार करना है। कंप्लीट मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इन एमीटर, देख रहे हो। तो एमीटर में कन्वर्जन के लिए ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेमीटर कॉइल के पैरेलल में जब शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो शंट रेजिस्टेंस वेरी लो रेजिस्टेंस होता है। शंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है RG अपन IG -1, जिससे न्यूमेरिकल से आपको मिल सकता है। कन्वर्जन भी देखिए, कन्वर्जन आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में, है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे पूरा प्रोसेस लिखने के लिए आता है, तो ये डायग्राम जरूर बनाइए, पूरा प्रोसेस लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। और देखा जाए तो अभी कुछ सालों से तो न्यूमेरिकल इस पे आया है, तो न्यूमेरिकल तभी आप कर पाओगे जब फॉर्मूला पता रहेगा। इसके बाद से आएगा कन्वर्जन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर इन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए गैल्वेमीटर के सीरीज में देखो मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। मल्टीप्लाई जो रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। वेरी हाई रेजिस्टेंस देखो, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस बराबर RG V/VG -1। तो यह मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस के हेल्प से आप गैल्वेमीटर को किसमें बदलोगे बेटा, वोल्ट मीटर में बदलोगे। ये पूरा प्रोसेस सीखिए, इसकी थ्योरी लिखिए, फॉर्मूला याद रखिए, जैसे कि न्यूमेरिकल आ जाए तो इसको जरूर आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसके बाद से डायग्राम आप AC जनरेटर का पूरा डायग्राम वर्किंग, है ना, इसका प्रिंसिपल कंप्लीट आपको ये तैयार कर लेना है। डेरिवेशन ऑफ इंड्यूस EMF इन द कॉइल ऑफ जनरेटर के कॉइल में जो कॉइल रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कितना EMF इंड्यूस करता है, तो उसके लिए E बराबर NA B ओमेगा sin ओमेगा t, इसका डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा। और इसमें sin ओमेगा t का वैल्यू अगर 1 कर दें तो NA B ओमेगा इसका पीक या मैक्सिमम EMF कहलाता है। इसके बाद से आता है बेटा AC सर्किट। AC सर्किट एक बड़ा टॉपिक है जिसमें कि 7 प्रकार के आपको सर्किट पढ़ने होते हैं। L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट, LC सर्किट, RC सर्किट, LCR सर्किट, LCR सर्किट, LC सर्किट का रेजोनेंस का केस पूरा तैयार करना चाहिए। तो डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC में डिफरेंस लिखने के लिए आता है डेरिवेशन ऑफ एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट का ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन आपको तैयार करना चाहिए। इंटीग्रेशन हमने डिराइव कराया था क्लास में। फिर डेरिवेशन ऑफ एवरेज वोल्टेज एंड एवरेज करंट फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का एवरेज वोल्टेज एवरेज करंट AC सर्किट में 0 होता है, इसलिए 0 होने के कारण इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए RMS वोल्टेज और RMS करंट यूज होता है। RMS वोल्टेज है V0/√2, RMS करंट है I0/√2। इसका भी डेरिवेशन आपको तैयार कर ही लेना चाहिए। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, थोड़ा कंजेस्टेड डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन तैयार करेंगे तो फॉर्मूला तो याद रहेगा। हो सकता है न्यूमेरिकल इस पे आ जाए। इसके बाद से डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर कंजप्शन इन AC सर्किट फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का ये फॉर्मूला, एवरेज पावर कंजप्शन का फॉर्मूला याद रखिए, उससे इसका डेरिवेशन आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन तैयार करने में क्या जाता है प्यारे बच्चों, जरूर तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही कंजस्टेड डेरिवेशन है, नहीं तैयार हो पाए तो नो टेंशन इसके लिए, लेकिन ये फॉर्मूला पता रखिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल आता है। इसके बाद से टॉपिक आता है बेटा स्टडी ऑफ डिफरेंट AC सर्किट। डिफरेंट AC सर्किट में देखिए R सर्किट, C सर्किट, इंडिविजुअल सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट, LR सर्किट, RC सर्किट, LC सर्किट, LCR सर्किट। इन सबका फेजर डायग्राम पूरा तैयार होना चाहिए। सब में क्या करंट होगा, सबका क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या इम्पीडेंस होगा, कैसे निकालते हैं, सबका क्या पावर फैक्टर है, ये कंप्लीट सातों सर्किट की कंप्लीट स्टडी आपकी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट LCR सर्किट होता है। LCR सर्किट एग्जाम में आ जाए तो एक बार जरूर देखिए कि इसमें कहीं रेजोनेंस तो कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट इन LCR सर्किट है ना। LCR सर्किट में रेजोनेंस तब होता है जब एक्सल एक्सिस के बराबर होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के जब बराबर होता है। इसमें करंट सर्किट में मैक्सिमम होता है, इंपेडेंस मिनिमम होता है। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो इंपेडेंस घटता है फिर बढ़ता है। ये मिनिमम जहां पर होता है वही रेजोनेंस होगा, और करंट बढ़ता है फिर घटता है। जहां पर करंट मैक्सिमम होता है वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ग्राफ एग्जाम में खूब आते हैं। LCR सर्किट का रेजोनेंस का केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LCR सर्किट पे 2 या 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम के पहले प्यारे बच्चों, नहीं तो फॉर्मूला याद नहीं आएगा, कैसे आप सॉल्व करोगे। इस बात से मैग्नेटिज्म आता है। मैग्नेटिज्म में डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जो टॉर्क होता है प्यारे बच्चों, उसका डेरिवेशन NA/IB sin थीटा। NA/IB sin थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन तैयार कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। इसी से बनता है मैग्नेटिक मोमेंट।
देख रहे हो, मैटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, किसी करंट कैरिंग लूप का मैटिक मोमेंट NI, हमने क्लास में इसको नाई बोला था कि नाई के हेल्प से इसको तैयार कीजिए। NI ये है लूप का एरिया, I है करंट, N है नंबर ऑफ टर्न, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसमें न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है प्यारे बच्चों। इसके बाद से 50 नंबर पॉइंट है, टॉर्क ऑन द मैटिक डाइपोल इनसाइड मैटिक फील्ड, टाउ बराबर mb साइन थीटा, m क्रॉस b वेक्टर फॉर्म में। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में टाउ बराबर p साइन थीटा है, वैसे ये भी mb साइन थीटा है। इसका भी डेरिवेशन तैयार कर लीजिएगा, अलग से तैयार नहीं करना है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉर्क तैयार किए हुए हैं, वही ज्यादा आता है, ये कम आता है, तो ये भी आपका तैयार रहेगा ही। इसके बाद से डिफरेंस इन डायमेटिक, पैरामेटिक एंड फेरोमेटिक सब्सटेंसेस, डोमेन फॉर्मेशन इन फेरोमेटिक सब्सटेंस, है ना। डोमेन फॉर्मेशन क्या है, क्यों फेरोमेटिक सब्सटेंस में ज़्यादा मेटाइजेशन होता है, डोमेन क्या है, ये कंप्लीट आपको तैयार करना चाहिए। डायमेटिक, पैरामेटिक, फेरोमेटिक सब्सटेंस में क्या डिफरेंस है ना, किस तरह से एक्सटर्नल मैटिक फील्ड में इनका क्या बिहेवियर है, ये डायग्राम हमने क्लास में बताया था, वो सारे डायग्राम आपको तैयार कर लेना चाहिए। फिर सबकी मैटिक ससेसिबिलिटी क्या है ना, इंटेंसिटी मैटाइजेशन क्या है, सब तैयार रहना चाहिए। क्यूरी लॉ क्या है बेटा, मैटिक ससेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट डायमेटिक, पैरामेटिक, फेरोमेटिक सब्सटेंस पे सब पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी आपको देखना चाहिए, जिसमें कि डायमेटिक सब्सटेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, पैरा और फेरो पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि फेरोमेटिक सब्सटेंस पैरामेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब आपको नॉलेज रहना चाहिए। फेरोमेटिक सब्सटेंस का मैटाइजेशन एंड डीमैटाइजेशन ऑफ फेरोमेटिक सब्सटेंस, ये आपका तैयार रहना चाहिए, जिसमें कि हिस्टैरिसीस जो कर्व होता है ना, ये हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में क्या आपको लिखना है, क्या इसमें ग्राफ ये कहना चाह रहा है, ये रिटेंटिविटी है, कोर्सिविटी है, सैचुरेशन पॉइंट है, ये सब आपका कंप्लीट तैयार रहना चाहिए। हिस्टैरिसीस कर्व में ये जो बाउंडेड एरिया होता है, ये लॉस इन एनर्जी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये कंप्लीट आपका तैयार रहना चाहिए प्यारे बच्चों। अब आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, एक तरफ से देखिएगा लास्ट पेपर में जो लास्ट के पेज होंगे, पूरा ऑप्टिक्स का ही क्वेश्चन भरा पड़ा रहेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स भी बहुत लेंदी है। 8-9 टॉपिक ऑप्टिक्स में है, जिसमें वेव ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है, खूब तैयार करना है बेटा। इसमें खूब डेरिवेशंस हैं, जिसमें कि फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर का रिलेशन है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस कर्वेचर बाई 2। देख रहे हो, ये डेरिवेशन ये याद रखिएगा। इसमें ऑप्टिक्स में जितने डेरिवेशन है, दो प्रकार के डेरिवेशन है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन तैयार करोगे, कॉनकेव वाला अपने आप तैयार हो जाएगा, लेकिन अलग अलग आपको तैयार करना है। इसके बाद से आता है मिरर फार्मूला। देख रहे हो, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। इसका डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना चाहिए, लेकिन जब तैयार कीजिएगा तो इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर दोनों का डायग्राम बना के अलग से तैयार कीजिएगा, क्योंकि जब भी ये डेरिवेशन आता है तो नाम लेके आता है, जिसका नाम लेके आवे वही आपको लिखना चाहिए। और फायदा क्या है कि एक आप डेरिवेशन तैयार करोगे, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा। इसके बाद से आता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर, जिसका डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, फॉर्मूला लिखने के लिए आता है। अगर इतना ही आवे तो इतना ही आप लिखिए, और अगर डेरिवेशन आ गया तो डायग्राम बना के डिराइव कर दीजिए, जिसमें कि आपको डिराइव करना होगा लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/v। ये आपको डेरिवेशन करना चाहिए, चाहे कॉन्वेक्स के लिए चाहे कॉनकेव, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। लेकिन जब भी आएगा नाम लेके आएगा, इसलिए अलग अलग फॉर्मूला डायग्राम बना करके आप तैयार कर लीजिएगा कि कैसे डेरिवेशन इसका होगा। सब नोट्स में देखिएगा, सब एक तरह से डेरिवेशन है। फिर रे डायग्राम ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, तो कहाँ इमेज बनेगा, ये सब आपके मन में रहना चाहिए, जिससे कि कभी कभी रे डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाता है। बाकी न्यूमेरिकल जब आएगा तो बस ऑब्जेक्ट का पोजीशन दे देगा, उसके बाद से इमेज पूछेगा कहाँ बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, वो आप जानो। ओके, तो ये आपका तैयार रहना चाहिए। फिर रिफ्रैक्शन में देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड क्रिटिकल एंगल पे एक क्वेश्चन आपको TIR पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जिसमें कि प्रिज्म में इंक्लूड करके इस पे क्वेश्चन आता है। इसलिए TIR और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ग्रेजिंग, ये सब आपका कंप्लीट तैयार रहना चाहिए। इसके बाद आता है डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस विद सुटेबल रे डायग्राम, है ना। जो लेंस में थिन लेंसेस होते हैं, उनके लिए जो लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। यह कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, दोनों का अलग अलग तैयार रहना चाहिए। कभी प्यारे बच्चों इसको तैयार करने में घबराइएगा नहीं, एक जब आप तैयार करेंगे तो दूसरा उसी बेस पर अपने आप तैयार हो जाएगा। हल्का सा डायग्राम चेंज कर दो, हल्का सा 2-4 पॉइंट चेंज कर दो, वो भी तैयार आपका हो ही जाता है।
इसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट ये भी देखो आ गया, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। तो इसमें ध्यान दीजिएगा V/U होता है, यहाँ माइनस नहीं होता है। ये भी डायग्राम के साथ आप तैयार कीजिएगा, डेफिनेशन के साथ तैयार कीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में बस फॉर्मूला लिखने के लिए आता है, डेफिनेशन लिखने के लिए आता है, डेरिवेशन जब पूछे तभी डेरिवेशन लिखिएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर थिन लेंस। 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, लेकिन कंजस्टेड डेरिवेशन है। अगर आप तैयार नहीं करोगे तो एग्जाम लिख नहीं पाओगे, है ना। इसलिए इसको तैयार कीजिए। 1/f बराबर μ - 1 1/r1 - 1/r2। कोई जरूरी नहीं है कि इसका डेरिवेशन ही एग्जाम में आवे, इस पर जबरदस्त न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अभी 2024 में जो एग्जाम हुआ था, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो चाहे ऐसे, सब में न्यूमेरिकल आया था इस पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर याद है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय किस तरह से साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, कब R1 R2 पॉजिटिव रखना है, कब नेगेटिव रखना है, ये कंप्लीट आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद से ये तो बहुत ही कंजेस्टेड डेरिवेशन, थोड़ा लेंदी डेरिवेशन, विशेष रूप से 2 बार 3 बार 4 बार लिख के तैयार कीजिएगा, है ना। स्फेरिकल सरफेस, थिक सरफेस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए प्यारे बच्चों देख लो, स्फेरिकल सरफेस के लिए, जिसमें कि डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स थिक surfaces with suitable diagram, जिसमें μ2/v minus μ1/u is equal to μ2 minus μ1/r। लेंदी डेरिवेशन होने के बाद भी इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में खूब आता है। नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल पूछेगा। असाइनमेंट में इस पे हमने 5-6 क्वेश्चन लगातार दिया था, उसको सॉल्व कराया था क्लास में, एक सीक्वेंस से क्वेश्चन दिया था। अगर आप सॉल्व करके उसको तैयार नहीं करोगे तो बेटा एग्जाम में आपको याद नहीं आएगा, कर नहीं पाओगे। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब तैयार करना। इसको दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, इसको तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद इन टर्म ऑफ प्रिज्म एंगल एंड मिनिमम डेविएशन एंगल। देखो ये प्रिज्म एंगल है, ये मिनिमम डेविएशन एंगल है, ये आपका तैयार रहना चाहिए। डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इन टर्म ऑफ प्रिज्म एंगल एंड मिनिमम डेविएशन एंगल। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये डेरिवेशन भी थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है, जिसमें कि एक ग्राफ बना करके तब इसको डिराइव किया जाता है। ये अक्सर डेरिवेशन आता है, एकदम डिट्टो यही आ जाएगा डेरिवेशन, इसलिए इसको जरूर तैयार कीजिएगा। रे डायग्राम ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखो टेलीस्कोप की क्या विशेषता है कि बोर्ड एग्जाम में या तो रिफ्लेक्टिंग या तो रिफ्रैक्टिंग, कोई ना कोई एक टेलीस्कोप आएगा जरूर। अब जब रिफ्रैक्टिंग होगा ना, इसमें 2 लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, जिसमें कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसको कहते हैं। तो जनरली एस्ट्रोनॉमिकल न लिख करके रिफ्रैक्टिंग लिखने के लिए आता है। ये इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। डेफिनेशन इसका सब हमने लिखाया था, विजुअल एंगल बाय इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट अपॉन विजुअल एंगल बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई, ये सब रेशियो करके बताया था। -FO/U इसका फॉर्मूला होता है, ये सब डेरिवेशन। इसलिए इसका डायग्राम जरूर सीखिएगा, खूब सुंदर डायग्राम एग्जाम में बनाइएगा। जितना पूछे उतना ही बनाइएगा, क्योंकि इसमें पूरा नहीं पूछता है। अब सब पूछ देगा तो आप 1 घंटा इसी को लिखते रह जाओगे। बस डायग्राम कहेगा बनाने के लिए, उसके बाद से फॉर्मूला कहेगा लिखने के लिए, चलो उतना ही लिखो। फिर देखो क्या क्या पूछ रहा है, जितना ही ज़्यादा पूछेगा उतना ही ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। सब पूछ देगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देके ही लिखना है, नहीं तो पूरा टाइम इसमें आपका चला जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। इसी तरह से रिफ्रैक्टिंग देखिए टेलीस्कोप है ना। डायग्राम वर्किंग कंस्ट्रक्शन देखो, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इसको कैसग्रेन टेलीस्कोप भी कहते हैं। और इसका भी डायग्राम आप पूरा सीखिए, कोई इसमें डेरिवेशन नहीं है। लेकिन जब भी ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप आता है कैसग्रेन, तो एग्जाम में कहता है कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है उसके रिस्पेक्ट में इसके 2 मेरिट लिखो, क्या इसका अच्छाइयाँ हैं, एडवांटेज हैं। उसका पूछेगा तो डिमेरिट पूछेगा, इसका पूछेगा तो मेरिट पूछेगा। तो हमने क्लास में लिखवाया था, उसमें 2 मेरिट आप जरूर लिखिएगा। इसके बाद से अब आता है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस बस आप यूज कर लो। उसके बाद से मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन सीख लो, इसका मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन भी सीख लो। अलग थोड़ा डेफिनेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। टेलीस्कोप वाले से डेफिनेशन थोड़ा इसका डिफरेंट है, ये ध्यान दे करके इसके डेरिवेशन को तैयार करना है प्यारे बच्चों। ये सब तैयार कर लेना आप लोग। इसके बाद से देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कहानी है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंप्यूटर डायग्राम, डिफिनेशन, कंस्ट्रक्शन, है ना, ये डेरिवेशन, ये सब आप तैयार आपको करना है। पूरा तो नहीं पूछेगा, लेकिन उसमें जो पॉइंट पूछेगा उतना आपको लिखना रहेगा। इसके बाद से मॉडर्न फिजिक्स आता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इफेक्ट में लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें 4 रूल हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। जिसमें पहला रूल है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट बट नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट।
दूसरा रूल है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये लाइट के फ्रीक्वेंसी डिपेंड होता है, इंटेंसिटी डिपेंड नहीं होता है। एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट जब तक इलेक्ट्रॉन मेटल पर नहीं पड़ेगा तब तक इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, तीसरा रूल है। और सुटेबल लाइट मेटल पे पड़ने और इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच कोई टाइम लैग नहीं होता है, चौथा रूल है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन जो नहीं पढ़ा होगा उसको तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी भी समय है प्यारे बच्चों, तैयार करिए। लॉ ऑफ फोटो इफेक्ट में चारों रूल तैयार कीजिए, आइंस्टीन का फोटोलिटिक इक्वेशन, इसके कई फॉर्मूले हैं, इसी से सब कन्वर्ट होते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स खूब जबरदस्त हैं, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद से ये देखिए ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, y बराबर mx माइनस सी का ग्राफ ये आता है, इसका स्लोप प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होता है और इसका स्लोप h अपान ई के बराबर होता है, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद से काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में अलग अलग मेटल के ग्राफ प्लॉट करें, फर्स्ट मेटल, सेकंड मेटल, थर्ड मेटल। तो अगर हार्डनेस मेटल का बढ़ता जाएगा तो ग्राफ देखिए आगे बढ़ता चला जाएगा और इसका सबका स्लोप कांस्टेंट होगा, लेकिन जो हार्डनेस होगी इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। ये हार्डनेस का क्या है, सीक्वेंस है, ये ध्यान देना है। इसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिब्राली वेवलेंथ का होता है। डिब्राली वेवलेंथ लैम्डा बराबर h अपान पी, h अपान पी को mb कह दो, h अपान रूट बट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी कह दो, h अपान रूट बट 2m q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कह दो। चूंकि चार फॉर्मूले हैं इसलिए इस पर न्यूमेरिकल आता रहता है, जिसका नाम ले उसी पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। जनरली काइनेटिक एनर्जी वाला ही क्वेश्चन आता है या ये पोटेंशियल वाला क्वेश्चन आता है। डिब्राली वेवलेंथ मोमेंटम के, वेलोसिटी के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल डिफरेंस सबके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन सबका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सब में ग्राफ आएगा प्यारा बच्चों। एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो डेरिवेशन खूब बढ़िया से तैयार कीजिएगा। एक तो बोर्स का फर्स्ट सेकंड थर्ड पास्टुलेट पूरा तैयार रखिएगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल लिखने के लिए आ जाता है। पहला दूसरा तीसरा प्रिंसिपल एकदम आसान है। डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल रेडियस फॉर द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस का फॉर्मूला जरूर तैयार कर लीजिएगा, डेरिवेशन। और उसके बाद से ये रेडियस एन पे ऐसे डिपेंड होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद से वेलोसिटी का डेरिवेशन जरूर तैयार कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की किसी भी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी का डेरिवेशन तैयार करना है, वेलोसिटी एन पे कैसे डिपेंड है ये आपको पता रहना चाहिए, इसे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद से रेडबर्ग इक्वेशन पता रहना चाहिए, 1 अपान लैम्डा बराबर आर 1 अपान एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपान एन इनिशियल स्क्वायर, एकदम आसान होता है। इसमें स्पेक्ट्रम आपको पता होना चाहिए, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ डी एक्साइट हो रहा है, जंप कर रहा है, तो उसमें आप वैल्यू रखिए। उस बाद से वेवलेंथ क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, बड़ा आसान होता है। इस पर एक क्वेश्चन आपको जरूर न्यूमेरिकल मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। एटम न्यूक्लियाई की बात करें तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये अलग से हमने नोट्स बना करके दिया था, उसे कंप्लीट हमने पढ़ाया था। उसमें देखिए डायग्राम बना करके दिया था, तो उसको तैयार कीजिएगा। नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल और स्कैटरिंग एंगल के बीच ग्राफ आता है एग्जाम में बनाने के लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है। इसके बाद से यहाँ देखिए डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के पास जाता है तो कितना कम से कम दूरी वहां पहुंच सकता है, उसी को क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये डेरिवेशन आपको तैयार करना चाहिए, जो एनर्जी कंजर्वेशन से इसको डिराइव किया जाता है। इसके बाद से देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एकदम आसान है। ये रिलेशन पता होना चाहिए, आर बराबर आर नॉट, यह है इसका मास नंबर पावर 1/3, ए पावर 1/3, आर नॉट के न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा आर डायरेक्टली परसेंट टू ए पावर 1/3 पर, R1 अपान R2 बराबर A1 अपान A2 पावर 1/3 कह सकते हो। दो अलग अलग न्यूक्लियस के रेडियस अगर रेशियो पूछे तो आप इससे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद से न्यूक्लियर डेंसिटी देखिए होता है, जो न्यूक्लियर डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की बात कीजिए, किसी भी एलिमेंट की न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी सेम होती है। तो ये बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है कि प्रूफ करो कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होता है वह ए पे डिपेंड नहीं करता, सबके न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। ये हमने डेरिवेशन करके क्लास में बताया था, ये प्रूविंग आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद से देखिए मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, E बराबर m इंटू सी स्क्वायर, मास रख दो, C का वैल्यू रख दो, तो आप किसी भी मास को एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी आवश्यकता पड़ता है बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते समय, देख रहे हो, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इक्वल टू देखो डेल्टा m बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ओके।
इसको बना दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये n है, न्यूट्रॉन का मास है, प्रोटॉन नहीं है। चलो इसको हमने बना दिया। इसके बाद से और माइनस ये एक्चुअल मास, इसमें से माइनस कर, यह है थ्योरेटिकल मास और ये एक्चुअल मास माइनस कर दो तो मास डिफेक्ट आ जाता है। और जब मास डिफेक्ट किस में, एटॉमिक मास यूनिट में पता रहेगा mu में, तो ये वैल्यू रख दो। ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इससे कैलकुलेशन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसके बाद से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करते हैं। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बराबर जितना बाइंडिंग एनर्जी आया है उसमें A से डिवाइड कर दो तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाता है। इसके बाद से देख लिए न्यूक्लियर फिशन का डेफिनेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन नोट्स में लिखाए हैं, कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा। यह रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा, अगर एग्जाम्पल भी लिखने के लिए आता है तो न्यूक्लियर फिशन का ये एग्जाम्पल है और न्यूक्लियर फ्यूजन का ये एग्जाम्पल है ना। तो डेफिनेशन भी तैयार करना है, ये एग्जाम्पल तैयार करना है। न्यूक्लियर फ्यूजन का डेफिनेशन तैयार करना है, ये एग्जाम्पल तैयार करना है। इसके बाद से ये भी ग्राफ खूब आता है बनाने के लिए, ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड ये मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है। इधर देखो A है, इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ये ग्राफ ऐसे होता है, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इधर बढ़ता है और इधर से आओ तो इधर भी बढ़ता है। लेकिन खास बात यह है कि इधर न्यूक्लियर फ्यूजन है, इधर न्यूक्लियर फिशन है। इधर लाइटर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो कंबाइंड होकर के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई इज न्यूक्लियर फ्यूजन। और इधर जो जिनका A ज़्यादा होता है, जिनका मास नंबर ज़्यादा होता है, वो हैवियर न्यूक्लियाई होते हैं, वो ब्रेक होकर के उसके बाद अपने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते हैं। तो इधर ब्रेकिंग होती है, इधर फ्यूजन होता है, मिक्स होते हैं और अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो आयरन की होती है। आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कहलाता है। तो कभी भी अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और A में ग्राफ आवे बोर्ड एग्जाम में तो इस टाइप से आप ग्राफ बना सकते हैं। बुक में तो थोड़ा बड़ा कंजस्टेड यहाँ ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनाया, उतना नहीं बनाना होता है, आप एक रफली ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, वो सही माना जाएगा। सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, झमाझम इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट सेमीकंडक्टर, है ना। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर सब पे टेम्परेचर का इफेक्ट आपको तैयार रखना चाहिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इस कैसे बनते हैं, है ना। कैसे ट्राईवैलेंट एलिमेंट की डोपिंग करते हैं, पेंटावैलेंट एलिमेंट की डोपिंग करके पी टाइप एन टाइप कैसे बनाते हैं, कंप्लीट आपका तैयार रहना चाहिए। इसके बाद से पीएन जंक्शन डायोड का कांसेप्ट क्या है, डिप्लेशन लेयर जो फॉर्मेशन होता है, पोटेंशियल बैरियर का डेफिनेशन, डिप्लेशन लेयर ये आपका तैयार होना चाहिए। एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप और एन टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, ठीक बेटा। और एक जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप हर साल इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, ये तैयार कर लीजिएगा, है ना। इंट्रिंसिक NI स्क्वायर बराबर NE इंटू NH, है ना। ये हमने नहीं लिखा है इसमें फार्मूला, लेकिन ये जो फार्मूला होता है NI स्क्वायर बराबर NE इंटू NH, ये फार्मूला आपका तैयार रहना चाहिए। इस पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट आता है, बहुत आसानी से आप इस पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। NE होता है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, NH होता है होल कंसंट्रेशन, और ये इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है। ये सबके लिए पी टाइप एन टाइप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सबके लिए ये वैलिड है फार्मूला प्यारा बच्चों। इसके बाद से फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, आप पीएक्सन डायोड, इसमें न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। फिर यूज ऑफ पीएक्सन डायोड एज रेक्टिफायर, ये भी याद रखो बेटा, एक हाफ रेक्टिफायर, फुल रेक्टिफायर एकदम आसान होता है। डायग्राम सीख लेना, क्या थ्योरी लिखना है, क्या ग्राफ बनाना है, ये सीख लेना। एक जरूर आएगा, या तो हाफ रेक्टिफायर आएगा या तो फुल रेक्टिफायर, एक जरूर इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ये अगर आपका तैयार नहीं है तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा, ये ध्यान देना। वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, तो वेव फ्रंट क्या है ना, इसके टाइप क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, डायग्राम के साथ आपको तैयार करना है। इसके बाद से हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, डेरिवेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विद हेल्प ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, डेरिवेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें देखिए ये है रिफ्रैक्शन और ये क्या है, रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन आएगा तो चलो ऐसे लिखेगा, लेकिन रिफ्रैक्शन जब आएगा तो स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन भी लिख सकता है कि स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन करो। अब ये याद रखना कि स्नेल्स लॉ का जब भी डेरिवेशन आता है तो स्पष्ट लिखता है रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर, ये स्पष्ट लिखता है। इसलिए दोनों में से बढ़िया से तैयार करना, अलग अलग तैयार करना।
कि क्या हमको डायग्राम बनाना है जब रेयर टू डेंसर आएगा, डेंसर टू रेयरर आएगा। एक जरूर मिलना है इसमें से, इसको छोड़ना नहीं है, तैयार कर लेना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, कंडीशंस टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस क्या हैं, वाईडीएससी क्या है। वाईडीएससी पूरा एक्सपेरिमेंट है, तो वाईडीएससी में स्पष्ट सिलेबस में लिखा है कि डेरिवेशन आपको नहीं करना है, लेकिन हमने क्लास में पूरा डेरिवेशन करके बताया था। लेकिन फॉर्मूला कैसे बनता है, ब्राइट फ्रिंजेस क्या हैं, डार्क फ्रिंजेस क्या हैं, उनका विड्थ क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्राइट डार्क फ्रिंजेस के पोजीशन कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, फिर क्वेश्चन छूटेगा। आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि एग्जाम के पहले ये जरूर तैयार करें। फॉर्मूला याद करने का टेक्निक भी हमने सब बताया था, जिसमें कि आप देख लीजिए कि कोई भी ब्राइट या डार्क फ्रिंज अगर पूछ रहा है उसका फ्रिंज विड्थ पे क्वेश्चन मिलता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। पोजीशन ऑफ एनी ब्राइट या डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन आपका तैयार रहना चाहिए। तीसरा चौथा पांचवा ब्राइट डार्क फ्रिंज का नाम लेकर के क्वेश्चन आता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब कैसे करोगे क्वेश्चन, इसलिए ये भी जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में, वाईडीएससी में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और यहाँ क्या है, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। तो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका विड्थ 2 लैम्डा डी अपॉन ए, हियर ए स्लिट विड्थ है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पूरा डायग्राम तैयार कीजिए, थोड़ा सा डेरिवेशंस देख लीजिए, नहीं डेरिवेशन तैयार है तो नो टेंशन, फॉर्मूला पूरा आपका क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। उसके बाद से इंटेंसिटी पोजीशन ग्राफ, इंटरफेरेंस के लिए और डिफ्रैक्शन दोनों के लिए ग्राफ भी आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक टॉपिक है जिसमें कि मैग्नेटिज्म का है, लाइट स्पीड बराबर ई नॉट अपॉन वी नॉट, इस पर न्यूमेरिकल मिल सकता है। ये देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई क्रॉस बी से डायरेक्शन देखा जाता है। लाइट स्पीड इन वैक्यूम रूट ओवर 1 अपॉन म्यू नॉट एक्सेलर नॉट, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन मीडियम रूट ओवर 1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन, ये है प्यारे बच्चों। इसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, डेरिवेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। आप देखिएगा बोर्ड एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट करंट का कहीं ना कहीं नाम जरूर लेगा, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन हमने क्लास में कराया था, इसको आप सीख लीजिएगा। इसको कैसे करते हैं, एक चार्जिंग कैपेसिटर लेते हैं, उसमें एम्पेरियन लूप बना करके तब इसका डेरिवेशन करते हैं, इसको सीख लीजिएगा। और उसके बाद से ये डिराइव करना कि डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के बराबर होता है, इसको जरूर आप सीख लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्रूफ करो कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको आप जरूर सीख लीजिएगा, डेरिवेशन। तो इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों कि 120 पॉइंट हमने बताया है ना। अभी मेन पॉइंट्स हैं सब 120 पॉइंट। अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपका छूट रहा है तो पहले से मान के चलिए कि वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा, बहुत ही ब्रॉड पूछता है। इसलिए एग्जाम के पहले अगर आप तैयार कर लें तो एकदम पेपर आपको आसान लगेगा। लेकिन इतने डेरिवेशंस, इतने कॉन्सेप्ट तैयार करने के बाद से, इतने फॉर्मूले सामने से गुजरे हैं, अच्छा खासा आपका इससे बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद से प्यारे बच्चों, जो भी एग्जाम उधर जब भी एग्जाम आपका पेपर होगा उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन का बाई चांस गैप है तो उसमें भी खूब मेहनत करना चाहिए। लेकिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन रात भर ना पढ़ाई कीजिए, उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स होकर के सो लीजिए। इसलिए अभी से थोड़ा मेहनत कर लीजिए। कोई भी सेक्टर छोड़िएगा नहीं, कोई चैप्टर छोड़िएगा नहीं, कोई डिफिनेशन नहीं छूटना चाहिए, कोई डेरिवेशन नहीं आपका छूटना चाहिए, सब तैयार कर लीजिए। और थोड़ा सा हिम्मत करके कम से कम 5 से 10 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको खूब स्पीड में सॉल्व कर लीजिए। कहीं भी कोई डाउट हो आकर के पूछिए, हम हमेशा मैसेज पे भेजते रहते हैं कि कोई डाउट सॉल्विंग हो तो आप आइए। तो कुछ बच्चे आते भी हैं, अपना पूछ के जाते भी हैं। जिनको जो नहीं आ पाए हैं वो भी इकट्ठे अपने डाउट्स ला करके एक दिन जरूर पूछ लें। लेकिन ये मन में रखिए प्यारे बच्चों कि अच्छा करना है, आप अच्छा कर भी सकते हो। जो लोग मेहनत से पढ़े हैं वो लोग कंप्लीट तैयार करके जाएं, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपका नोट्स में रह जाएगा तो कॉपी में ही रह जाएगा, दिमाग में आना चाहिए, तभी तो आप एग्जाम में लिखोगे। आप बेटा बहादुर हो, शेर स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। घबराना नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए टाइम को और रूम में बैठिए, खाते पीते भी रहिए, खूब पानी भी पीते रहिए इसमें एग्जाम पीरियड में, और हेल्थ पे भी ध्यान थोड़ा देते रहिए कि तबीयत न गड़बड़ होने पावे। और उसके बाद से अच्छा कीजिए, बढ़िया से सब तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसमें महाकुंभ का जो मेला चल रहा है इसके वजह से बहुत भीड़ भाड़ है, इसलिए एग्जाम जब आपका पड़ेगा तो ये नहीं कि भीड़ भाड़ समाप्त हो गया है, ना सोच के
समय से निकलिएगा, खूब पहले निकलिएगा, गार्जियन को साथ में बुला के ले जाइएगा, जिससे कि एग्ज़ाम छूटने का कोई टेंशन ना रहे, है ना। जब भी एग्ज़ाम में जाइए तो पेन पेंसिल जो रखना है वो रख लीजिए, अपना एडमिट कार्ड रख लीजिए, घबराइए नहीं, एकदम माइंड को स्थिर करके जाइए और बढ़िया कीजिए, सब अच्छा करेंगे। आप मेहनत किए हो, बहुत मेहनत किए हो, सारे टीचर खूब मेहनत से पढ़ाए हैं, एक एक लाइन पढ़ाए हैं, समय दे करके पढ़ाया गया है, एक्स्ट्रा पढ़ाया गया है, खूब टेस्ट लिया गया है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। तो बेस्ट विशेस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर ऑल बोर्ड, अच्छा कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।